कहानी की शुरुआत होती है 4 स्पेशल फोर्स के कमांडो चोरों से जो मास्क पहने भारी हथियारों के साथ एक बैंक की तरफ बढ़ते हैं। इधर बैंक का मैनेजर एक औरत को दरवाजे तक छोड़ने आता है। तभी चोरों का लीडर बिना एक शब्द बोले सीधे बैंक मैनेजर को गोली मार देता है। गोली की आवाज से पूरे बैंक में अफरा तफरी मच जाती है और बाकी चोर बहुत ही सधे हुए तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स को काबू कर लेते हैं। उनका एक साथी हॉल के बीच में एक ब्लूटूथ स्पीकर फेंकता है। उस स्पीकर से एक आवाज निकलती है जो सबको नीचे लेटने का हुक्म देती है। ये सुनते ही डर के मारे सारे लोग तुरंत जमीन पर लेट जाते हैं और अपने हाथ जमीन पर रख लेते हैं। बैंक के कर्मचारी भी बुरी तरह घबरा जाते हैं और डरते हुए जल्दी से जाकर तिजोरी खोल देते हैं। चोरों का काम इतना सटीक होता है कि पूरे 2 मिनट में सारा माल बैग्स में भर लेते हैं। वे तिजोरी से $30 लाख यानी लगभग 25 करोड़ रुपए बैग में भरते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। जाते वक्त वे वहां एक मोशन एक्टिवेटेड बम छोड़ देते हैं। स्पीकर से दोबारा आवाज आती है, अगर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो बम 15 मिनट में फट जाएगा। बैंक से निकलते हुए उनका लीडर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है और सटीक निशाने के साथ कैमरे को गोली से उड़ा देता है। उसके बाद चोर शहर की गलियों में ऐसे गायब हो जाते हैं मानो वो थे ही नहीं। कुछ ही देर में पुलिस और FBI की टीम वहां पहुंच जाती है। मौके पर सिर्फ एक सुराग मिलता है, बम पर लगा एक फिंगरप्रिंट, इसके अलावा कुछ नहीं। सचिव जोनाथन समझ नहीं पाता कि इतनी आसानी से डकैती कैसे हो गई। उसके बाद भी लुटेरों ने बैंक मैनेजर को क्यों मारा? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है? ये जानने के लिए जोनाथन सबूत खोजने निकलता है, पर उसका साथी बताता है कि पुलिस वो बम ले जा चुकी है। पुलिस इस मामले में क्यों पड़ रही है यह देखकर वो चिढ़ जाता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस चीफ ब्रायन को ढूंढता है। वह गुस्से में ब्रायन से पूछता है, जब ये FBI का केस है तो तुम इसमें अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? जोनाथन ब्रायन को आदेश देता है, जो भी सबूत मिले हैं उन्हें तुरंत मेरे हवाले कर दो। ब्रायन थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर बताता है कि उन्हें एक फिंगरप्रिंट मिला है जो जेम्स नाम के एक आदमी का है। ये सुनते ही जोनाथन के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि जेम्स पहले स्पेशल फोर्सेज में था, पर वो तो 5 साल पहले ही मारा जा चुका था। ब्रायन बताता है कि आज से करीब 5 साल पहले जेम्स और उसकी टीम ने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को किडनैप करके फिरौती की मांग की थी। जब वक्त पर पैसे नहीं मिले तो उन्होंने सबको मार दिया था। इसके बाद फौज की एक दूसरी यूनिट वहां गई और उन सभी बागी कमांडोज को मौत के घाट उतार दिया। अब जेम्स के परिवार में सिर्फ उसका छोटा भाई रेंजर ही बचा है। पुलिस का मानना है कि जब जेम्स और उसकी टीम मर चुकी है तो जरूर छोटे भाई रेंजर ने ही यह क्राइम किया होगा और किसी हाईटेक तकनीक से जेम्स का फिंगरप्रिंट वहां लगा दिया होगा ताकि जांच को भटकाया जा सके। तभी वहां एजेंट वेल से खबर लेकर आता है कि चोरी के वक्त तो छोटे भाई रेंजर को एक दुकान में देखा गया था, इसलिए हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि एक आदमी एक ही वक्त पर 2 जगह नहीं हो सकता। जोनाथन कहता है कि चोर जरूर उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ये चोर काम कर रहे हैं वे आम अपराधी नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेज के ही लोग लगते हैं। स्पेशल फोर्सेज वाले कभी भी अपना फिंगरप्रिंट पीछे नहीं छोड़ते। या तो ये बेवकूफ हैं या फिर हद से ज्यादा चालाक। एजेंट्स अभी इस केस की छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी शहर में दूसरी चोरी की खबर आ जाती है। इस बार चोर एक दूसरे बैंक मैनेजर के घर वालों की जान लेने की धमकी देते हैं और उससे बैंक का सेफ खुलवाते हैं। वो मैनेजर को एक ईयरफोन लगाकर बैंक के अंदर भेजते हैं ताकि वो उसकी बातें सुन सके। मैनेजर डर के मारे सभी लोगों को ब्रेकफास्ट करने के बहाने बाहर भेज देता है और बोलता है आज ब्रेकफास्ट का बिल वही चुकाएगा। मैनेजर को काम करता देख चोर बैंक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही चोर बैंक में घुसते हैं उनका सामना एक महिला कर्मचारी से होता है जो वहां से गुजर रही होती है। वह डर के मारे अलार्म बजाने की कोशिश करती है लेकिन मैनेजर उसे रोक देता है। चोर फिर से स्पीकर पर वही रिकॉर्डेड आवाज चलाते हैं और पूरे बैंक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन इस बार वे पैसे नहीं बल्कि सेफ में रखे हुए कुछ खास डॉक्यूमेंट्स उठा लेते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में बैंक के मालिक ह्यूबर्ट का एक बड़ा राज था। सबसे अजीब बात यह होती है कि चोरी के दौरान वे एक घायल गार्ड का उस महिला कर्मचारी से इलाज करवाते हैं। यह देखकर ऐसा लगता है कि वे बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये खबर जोनाथन तक पहुंचती है तो वह हैरान रह जाता है। अगर ये चोर दयालु हैं तो पहली चोरी में उन्होंने मैनेजर को क्यों मारा? उसे समझ नहीं आता कि चोरों का असली मकसद क्या है। थोड़ी देर बाद ही उसे अपने सवाल का जवाब एक और खौफनाक घटना से मिलता है। भारी बारिश हो रही होती है और एक तीसरा बैंक मैनेजर अपनी कार से ऑफिस जाने के लिए निकलता है। तभी एक चोर उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे बहुत जोर से खींचकर बाहर गीली सड़क पर फेंक देता है। मैनेजर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक चाकू उसकी गर्दन में घोंप दिया जाता है। चोर उसकी तड़प देखकर भी बिल्कुल दया नहीं दिखाते, मानो वे कोई पुराना बदला पूरा कर रहे हों। बैंक के मालिक ह्यूबर्ट को पता चलता है कि उसकी 2 ब्रांचेस लूट ली गई हैं। $30 लाख इतने बड़े बैंक के लिए कोई बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन पैसों से ज्यादा उसे उन डॉक्यूमेंट्स की चिंता सताने लगती है क्योंकि उनके अंदर ह्यूबर्ट का एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है। 2 बैंकों में लगातार चोरी और अजीबोगरीब घटनाओं से एजेंट जोनाथन बहुत परेशान हो जाता है।
उस फिंगरप्रिंट के अलावा चोर कोई दूसरा सुराग छोड़कर नहीं गए होते। जोनाथन को सबसे ज्यादा यह बात खटकती है कि चोर एक बैंक में मैनेजर को मार देते हैं, वहीं दूसरे में घायल सिक्योरिटी गार्ड को बचा लेते हैं। यह उल्टा सीधा बर्ताव देखकर वह गहरी सोच में पड़ जाता है कि जरूर इस केस में कोई गहरा राज है। जोनाथन बचे हुए बैंक मैनेजर से पूछताछ करने का फैसला करता है। उसे उम्मीद नहीं होती कि मैनेजर कुछ खास बता पाएगा, पर बातों बातों में मैनेजर उसे एक नया सुराग दे देता है। जोनाथन पूछता है कि क्या बैंक का मालिक यहाँ अक्सर आता है। मैनेजर बताता है कि ह्यूबर्ट एक बहुत अमीर आदमी है और उसके नाम पर देश भर में लगभग 3000 बैंक की ब्रांचेस हैं। उसके पास इन छोटी मोटी ब्रांचेस में आने का वक्त नहीं होता। वह अपनी सबसे बड़ी ब्रांच में भी साल में शायद 1 या 2 बार ही जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ह्यूबर्ट पिछले कुछ दिनों से हर रोज इस छोटी सी ब्रांच में आ रहा था, वह भी बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पर, और वह खुद तिजोरी को चेक भी करता था। ये सुनकर जोनाथन को तुरंत महसूस होता है कि दाल में कुछ काला है। ह्यूबर्ट का एक छोटी ब्रांच में इतनी रुचि लेना सामान्य बात नहीं है। फिर उसका एक साथी उसे एक हिला देने वाली खबर देता है। चोरी किए गए नोटों का सीरियल नंबर ट्रैक करने से पता चलता है कि वो $30 लाख किसी चैरिटी को दान कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी जानकारी पुलिस चीफ ब्रायन ने फिर से जोनाथन से छिपाई होती है। इस बात पर जोनाथन को बहुत गुस्सा आता है। वह नए एजेंट वेल्स को ब्रायन के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है ताकि पुलिस की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। टेक्निकल डिपार्टमेंट एक गोली के ऊपर मिले फिंगरप्रिंट से कंफर्म करता है कि यह भी उसी मरे हुए फौजी जेम्स का ही है। जोनाथन का दिमाग चकरा जाता है कि एक मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है, लेकिन अब तो दोनों जगहों पर ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें जेम्स के फिंगरप्रिंट हैं। वह समझ जाता है कि उस पुराने किडनैपिंग वाले केस में जरूर कोई ऐसी बात है जो फाइलों में नहीं लिखी गई। साथ ही जोनाथन अपने एक साथी से कहता है कि ह्यूबर्ट के ऊपर अच्छे से नजर रखो और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो। उसे शक है कि ह्यूबर्ट और इन चोरों के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। अगले दिन मारे गए बैंक मैनेजर के अंतिम संस्कार पर ह्यूबर्ट भी वहां पहुंचता है। उसके साथ ही उस इलाके का एक बड़ा नेता भी वहां आता है। एक छोटी ब्रांच के मैनेजर की मौत पर इतने बड़े लोगों का आ जाना बहुत अजीब लगता है। जोनाथन का साथी स्टॉकवेल उसे यह पूरी बात बताता है। इस तरह की चीजें देखकर जोनाथन का शक ह्यूबर्ट पर गहराने लगता है। उसे लगता है कि ये सब लोग किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन मजबूरी में वेल्स के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, पर उन्हें एक गवाह मिल जाता है, एक ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड। उस गार्ड की आदत होती है कि अगर कुछ गड़बड़ लगे तो वह गाड़ियों का नंबर नोट कर लेता है। गार्ड ने चोरों की गाड़ी का भी नंबर नोट कर लिया होता है। जब उस नंबर को चेक किया गया तो पता चलता है कि यह गाड़ी उसी रेंजर की है जो जेम्स का छोटा भाई है। इसके बाद ब्रायन तुरंत ऑर्डर देता है कि रेंजर को इसी वक्त पकड़ लो। उसी समय हेडक्वार्टर्स में जोनाथन को एक अजीब सी फाइल मिलती है। उसने सोचा था कि यह कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ फोटोज निकलती हैं। ये फोटोज उस इलाके के नेता और ह्यूबर्ट की होती हैं। फोटो में वे दोनों काफी करीबी दोस्त लग रहे होते हैं। ये फोटो साफ साफ चोरों ने ही भेजी होती है। इन सारे सुरागों को जोड़कर जोनाथन फैसला करता है कि अब उसे ह्यूबर्ट से सीधी बात करनी होगी। जोनाथन सीधा बैंक हेडक्वार्टर्स जाता है और ह्यूबर्ट से मिलता है। वह ह्यूबर्ट के मरे हुए भाई और पुरानी किडनैपिंग का जिक्र करता है। वही भाई जिसे स्पेशल फोर्सेस की उस टीम ने किडनैप किया था और इस सब में उसकी जान चली गई थी। ह्यूबर्ट उसके सवालों पर कोई जवाब नहीं देता। जोनाथन सीधा पूछता है कि चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स में क्या था। ये सुनते ही ह्यूबर्ट सिक्योरिटी बुला लेता है। अभी सिक्योरिटी गार्ड्स आए भी नहीं थे। उसी वक्त चोर अपना तीसरा ऑपरेशन शुरू करते हैं और सीधा इसी बैंक पर हमला कर देते हैं। ह्यूबर्ट के गार्ड्स जोनाथन को बाहर ले जा रहे होते हैं। चोर सबको नीचे लेटने को कहते हैं और एक गार्ड को पकड़ लेते हैं। तभी ह्यूबर्ट भी शोर सुनकर बाहर आ जाता है। वहां मौजूद FBI एजेंट फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलीबारी में एक गार्ड को गोली लग जाती है। जोनाथन फायर करता है और एक चोर को गोली मार देता है। चोर गिरता है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से तुरंत खड़ा हो जाता है और वापस हमला करता है। जोनाथन ह्यूबर्ट को सुरक्षित जगह पहुंचाता है और वापस लड़ने आता है। चोर FBI पर भारी पड़ते हैं। ह्यूबर्ट का आखिरी बॉडीगार्ड बचता है। एक चोर उसे हथियार नीचे डालने को कहता है। तभी दूसरा चोर आता है और बॉडीगार्ड के सिर में गोली मार देता है। लीडर उस चोर पर चिल्लाता है। जोनाथन मौका देखकर गोली चलाता है और उस कातिल चोर को मार देता है। जोनाथन लीडर को पकड़ लेता है। ये देखते ही दूसरा चोर एक फीमेल एम्प्लॉय को पकड़ लेता है। वह उसे मारने की धमकी देता है। दोनों तरफ से समझौता होता है। जोनाथन लीडर को छोड़ता है और चोर महिला को छोड़ देते हैं। चोर वहां से भाग निकलते हैं। FBI मरे हुए चोर की बॉडी चेक करती है। उसके फिंगरप्रिंट्स मिटे होते हैं और पहचान छुपाने के लिए सारे दांत निकाल दिए गए होते हैं। तभी पुलिस चीफ ब्रायन को खबर मिलती है कि रेंजर मिल गया है, यानी फिंगरप्रिंट वाले जेम्स का छोटा भाई। ब्रायन और वेल्स उस पते पर जाते हैं। घर में रेंजर की भाभी मार्था मिलती है। वह बताती है कि रेंजर उसे अक्सर पैसे देने आता है, पर इस वक्त वो यहाँ नहीं है। तभी ब्रायन को एक और खबर मिलती है कि रेंजर एक पुराने घर में है। ब्रायन ये बात वेल्स को नहीं बताता। ब्रायन के घर आने पर हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी को कैंसर होता है और उसे पैसों
की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वह चोरी का पैसा हड़पने का फैसला करता है। अगली सुबह जोनाथन को एक फाइल मिलती है जो चोरों ने भेजी होती है। फाइल में ह्यूबर्ट के जुर्म का कच्चा चिट्ठा होता है। पता चलता है कि सालों पहले वाली किडनैपिंग ह्यूबर्ट ने ही प्लान की थी ताकि उसे पूरी जायदाद मिल सके। ह्यूबर्ट ने पैसे खिलाकर एक झूठा टेररिस्ट ऑर्डर बनवाया था। फिंगरप्रिंट वाले जेम्स की टीम ने उस ऑर्डर पर रेड की और वहां मौजूद लोगों को मार दिया। मरने वाले आतंकवादी नहीं बल्कि कॉलेज स्टूडेंट थे, जिनमें ह्यूबर्ट का भाई भी शामिल था। इसके बाद दूसरी फोर्स ने आकर फिंगरप्रिंट वाले जेम्स की टीम को मार दिया था। ह्यूबर्ट ने अफसरों को खरीदकर जेम्स की टीम को गद्दार घोषित करवा दिया। ह्यूबर्ट ने जेम्स की टीम के 3 लोगों को खरीद लिया था, जिनमें 2 बैंक मैनेजर और एक नेता शामिल थे। ह्यूबर्ट ने अपनी सुरक्षा के लिए सारे सबूत अपने पास रखे थे। अब वही सबूत बाहर आ जाते हैं। जोनाथन समझ जाता है कि चोर फिंगरप्रिंट वाले जेम्स की यूनिट के बचे हुए सिपाही हैं जो बदला ले रहे हैं। जोनाथन फिंगरप्रिंट वाले जेम्स के छोटे भाई रेंजर के पैसों का कनेक्शन समझ जाता है। जो पैसा वो अपनी भाभी मार्था को देता है, हो सकता है वो चोरी का ही पैसा हो। जब ब्रायन को खबर मिलती है कि पैसे कहाँ रखे हैं, वो अपने साथियों के साथ छोटे भाई रेंजर के ठिकाने पर पैसे चुराने का प्लान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर ह्यूबर्ट की सच्चाई और पुरानी बातें सामने आने लगती हैं। ह्यूबर्ट जब ये खबर देखता है तो भागने की तैयारी करता है। उधर जोनाथन भी अपने साथी वेल्स को ऑर्डर देता है कि अगर कोई प्लेन की टिकट ह्यूबर्ट के नाम हो तो उसे देश न छोड़ने दिया जाए। फिर जोनाथन उस बार में जाता है जहाँ जेम्स की गर्लफ्रेंड काम करती है और वहाँ उसे जेम्स जिंदा मिल जाता है। जोनाथन जेम्स को पकड़कर FBI हेडक्वार्टर्स ले आता है और पूछताछ शुरू करता है। उधर सुबह सुबह ब्रायन अपने 2 साथियों के साथ उस पुराने घर के पास पहुंचता है। ऐन मौके पर ब्रायन का मन बदल जाता है। वह साथियों को चोरी करने से मना करता है और उनसे अलग हो जाता है, लेकिन उसके साथी पैसों के लालच में अंधे हो चुके होते हैं। वे ब्रायन की बात नहीं सुनते और अकेले ही उस घर में घुस जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पैसा नहीं मिलता। तभी पुलिस उन्हें घेर लेती है। एक साथी पुलिस पर गोली चलाता है और जवाबी कार्यवाही में मारा जाता है। यह देख दूसरा साथी सरेंडर कर देता है। तभी FBI ऑफिस में ब्रायन खुद चलकर आता है। जोनाथन उसे देखता है और पूछता है कि क्या अपना गुनाह कबूलने आए हो। ब्रायन बताता है कि उसे उस घर की लोकेशन मेरे एक इन्फॉर्मर ने दी थी। वह बताता है कि यह इन्फॉर्मर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा साथी वेल्स है। यह सुनते ही जोनाथन चौंक जाता है। वह तुरंत वेल्स की फाइल चेक करता है। फाइल में लिखा होता है कि वेल्स उसी स्पेशल फोर्सेस यूनिट का हिस्सा था जिसे ह्यूबर्ट ने इस्तेमाल किया था। जोनाथन समझ जाता है कि वेल्स ही असली मास्टरमाइंड है। वेल्स को शुरू से सब पता था और वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके चोरों की मदद कर रहा था। दूसरी तरफ स्टॉकवेल को ह्यूबर्ट की लोकेशन का पता चल जाता है। स्टॉकवेल और टीम ह्यूबर्ट को पकड़ने निकलते हैं, लेकिन ह्यूबर्ट हेलीकॉप्टर से भाग निकलता है। चोरों का ह्यूबर्ट को मारने और बदला लेने का प्लान अधूरा रह जाता है। यह देखकर वेल्स गुस्से में हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगता है। स्टॉकवेल उसे रोकता है। तभी वेल्स के साथी वहां आ जाते हैं और बंदूकें तान लेते हैं। अब स्टॉकवेल भी समझ जाता है कि वेल्स ही लीडर है। स्टॉकवेल लड़ने की कोशिश करता है और वेल्स को जमीन पर पटक देता है। तभी एक चोर स्टॉकवेल के सिर पर राइफल मारता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी पुलिस की गाड़ियां आती हैं। जोनाथन छत पर पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ घायल स्टॉकवेल मिलता है। वेल्स और उसके साथी भाग चुके होते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन को याद आता है कि उसने वेल्स की गाड़ी में एक मैप देखा था जिस पर एक जगह निशान लगा था। ब्रायन वहां पहुंच जाता है। वेल्स उस जगह पर पैसा शिफ्ट कर रहा था, पर वेल्स ब्रायन को वहां से चले जाने को कहता है। ब्रायन नहीं मानता तो वेल्स उसे गोली मार देता है। वेल्स पुलिस को कॉल करके ब्रायन की लोकेशन बता देता है ताकि उसकी जान बच सके और खुद ह्यूबर्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ महीने बाद जोनाथन को मेक्सिको में ह्यूबर्ट की लोकेशन मिल जाती है। वह अकेला ही उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जोनाथन उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जो ह्यूबर्ट का होता है। वहां वेल्स पहले ही ह्यूबर्ट को मारने की ताक में बैठा होता है, पर जोनाथन वेल्स के साथ बैठ जाता है। वेल्स जोनाथन को बताता है कि उस मिशन की गलती ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। वेल्स बताता है कि उन्होंने जेम्स की लाश उठाने का नाटक किया था और उसे बचा लिया था, लेकिन जेम्स अपनी याददाश्त खो बैठा था और अब पहचान खोकर जिंदगी जी रहा था। वेल्स कहता है कि यह सब ह्यूबर्ट का किया धरा है। जोनाथन और वेल्स के बीच बहस होती है कि ह्यूबर्ट को मारना चाहिए या नहीं। जोनाथन कहता है तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आखिर में जोनाथन वेल्स से कहता है कि मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। यह कहकर जोनाथन खुद उठकर ह्यूबर्ट की टेबल की तरफ बढ़ता है। ह्यूबर्ट वहाँ मजे से बैठा होता है और उसे अपने की पर कोई पछतावा नहीं होता। वह जोनाथन को देखकर हंसता है और उसे धमकी देता है कि अगर मुझे हाथ लगाया तो तुम भी मुजरिम बन जाओगे। जोनाथन उसकी धमकी को अनसुना करते हुए अचानक एक चाकू निकालता है और ह्यूबर्ट के पेट में घोंप देता है। अपने बॉस को घायल देख ह्यूबर्ट का बॉडीगार्ड
गार्ड तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और जोनाथन को मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, पीछे खड़ा वेल्स उसे देख लेता है और सटीक निशाना लगाकर गार्ड को गोली मार देता है। वेल्स जोनाथन की जान बचाता है। ह्यूबर्ट के गिरते ही जोनाथन अपनी बंदूक वेल्स पर तान देता है। जवाब में वेल्स भी अपनी बंदूक जोनाथन पर तान देता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन तभी अचानक वेल्स अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। वह मुड़कर धीरे धीरे वहां से चलने लगता है। वह अपनी जिंदगी और किस्मत जोनाथन के हवाले छोड़ देता है। जोनाथन उसे दूर जाता हुआ देखता रहता है। उसका हाथ ट्रिगर पर होता है, लेकिन वह गोली नहीं चलाता और अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। वह वेल्स को जाने देता है। इस तरह ये प्यारी सी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।